अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। बानी तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात में आज एक दफा फिर इजाफा हुआ। वकला की बड़ी टीम का हर हरबा उन्हें रिलीफ दिलाने में नाकाम नजर आ रहा है। आज इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में इद्दत में निकाह के केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की, जिन्होंने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, लेकिन दोनों मुलजिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। फर्द जुर्म के वक्त बानी पीटीआई कमर अदालत में मौजूद थे, लेकिन अदालत ने बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर इज़ारे बरमी का किया। वकलाए सफाई ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्तिस्ना मंजूर करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत के मुताबिक बुशरा बीबी को आज तलब किया था कि वो किसकी इजाजत से कमरे अदालत से चली गई। अदालत ने जेल इंतजामिया की हिदायत की कि पता करे बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई और बाहर कब गई। जेल इंतजामिया ने अदालत को बताया कि वो 11:30 पर दाखिल हुई और 1:45 पर चली गई। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने अदालत के इस्तिफसार पर बताया कि उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल चली गई हैं। अदालत के मुताबिक कल हमने बुशरा बीबी के वारंट ऑर्डर लिखे, आपकी दरख्वास्त पर जारी नहीं किए। आप बार बार मेडिकल रिपोर्ट पेश करके इस्तिस्ना मांग रहे हैं। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट पर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने एतराज उठाया। उनके बकौल मेडिकल रिपोर्ट में किसी ट्रीटमेंट का कोई जिक्र नहीं। अदालत ने कहा कि इस्तिस्ना उसका मांगा जाता है जो अदालत में मौजूद ना हो। अदालत ने मुल्जिमा को तलब किया था, वो किसकी इजाजत से अदालत छोड़कर चली गई। बानी पीटीआई को अदालत में बुलाएं, चार्ज आज ही फ्रेम होगा। अदालत ने बानी पीटीआई को कमरा अदालत में बुलाया। बानी पीटीआई ने जज से कहा कि मुझे लीगल टर्म्स का पता नहीं, मेरा वकील मुझे समझाए तो चार्जशीट पर दस्तखत करूंगा। 6 साल के बाद मानिका को अब याद आया कि निकाह गैर शरई था। वकीलों से मुशावरत के बाद बानी पीटीआई ने चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। दूसरी जानिब आज मुलाजमत से मुतालिक एक एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के कल दिए गए बयान को कोट करते हुए कहा कि लतीफ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं कर रहे, दूसरी जानिब रिलीफ भी मांगते हैं। लतीफ खोसा ने कल गुफ्तगू करते हुए कहा था, आपको पहले वो सुनवा दें। जो भी ऑर्डर करें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं, जब फील्ड ही आपने छीन लिया है तो हमें कोई एतमाद नहीं है, इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। दौरान समाअत लतीफ खोसा ने बानी पीटीआई की तोशाखाना नहली केस की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। अब बात करें वकला की नुमाइंदा तंजीमों की, वो भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में सामने आ चुकी है। आज इस्लामाबाद में इंतहाई अहम एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार के ओहदेदारों ने कहा कि पीटीए और एफआईए चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम पर खामोश तमाशाई ना बने। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ मुहिम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तनकीद करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ हमारे सीनियर वकला उठ के ये खड़े हों और ये कह दें कि जी जज फलां है फलां है। उस वक्त जब बंदयाल साहब की कोर्ट थी तो उस वक्त इनकी पिटीशन रात को दायर होती थी, सुबह लग जाती थी, तो वो जो फैसले आते थे उस वक्त ये बड़े खुश थे। अब जब आइन और कानून के मुताबिक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है, और सबसे खुशी की बात ये है कि पूरी कौम ने देखा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि पूरी कौम को ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की है ये देखनी चाहिए, और हर जी शऊर शख्स ये देख के फिर बताए कि आया इसमें कोई गलती है कि नहीं है। और इदारों को और जजेस को क्रिटिसाइज करने का जो एक रविश चल पड़ी है, इसको फिल फौर रोका जाना चाहिए। हम तमाम लोगों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम जो जितने वकला के नुमाइंदा इदारे हैं, वो इस ट्रेंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद दिलाते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था। और इस फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बाकायदा मुहिम के जरिए तनकीद उन पर की जा रही थी। लेकिन अब वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मुहिम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दे दी है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम विंग JIT के कन्वीनर होंगे। उसके अलावा IB ISI के नुमाइंदे और DIG इस्लामाबाद
वो भी JIT में शामिल होंगे, जबकि PTA का नुमाइंदा भी उसमें शामिल होगा। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी हमें आगे चलकर ज्वाइन करेंगे। शहजाद शौकत साहब, बार कौंसिल के साथ एक धुआंधार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि फैसला आने के बाद जो किरदार कशी अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की या चीफ जस्टिस की गई, तो ये सब कुछ क्या आप नहीं समझते कि आपको पहले कर लेना चाहिए था? और अगर नहीं तो आज इस वक्त आपको क्यों महसूस हुआ कि बार काउंसिल्स को इकट्ठे मैदान में आना पड़ा? देखिए, बात यह है कि हम ये बात आज से नहीं कर रहे, कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम पिछले 3-4 साल से ये बात कर रहे हैं कि ये बिला तखसीस जिसके भी खिलाफ फैसला आता है, regardless of the party, they start criticizing and making absurd remarks about our honorable judges and judiciary in particular. Judges की ज़ात की कोई अहमियत इस तरह नहीं होती है, लेकिन judiciary as a whole की एक अहमियत है और उनका एक स्पेशल स्टेटस है हमारे अवाम की नज़र। अब जब आप अपनी ही जुडिशरी को अंडरमाइन एज एन इंस्टीट्यूशन करना शुरू कर देंगे और कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो मुझे बताएं कि अनार्की के अलावा क्या फैलेगा माशरे में। लिहाजा अब हुआ ये है कि अब पहले भी हम बार बार इस बात को कहते थे, मैं चूंकि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नहीं रखता था, हमारी बात से इतने गौर से नहीं सुनी जाती थी उस वक्त, लेकिन नाउ दैट आई एम इन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो हम इस बात को फिर महसूस कर रहे हैं कि जैसे ही कोई जज फैसला करता है उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती और ऐसी ऐसी बेसरोपा कहानियां उसके मुतल्लिक जारी कर दी जाती हैं जिनका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। सबूत मांगा जाए तो सबूत कोई नहीं, और सिर्फ एक जो वो हमारा सोशल मीडिया है उसके मीडियम को यूज करके जजेस को मिलाइन किया जा रहा है। तो वी हैड टू अंडरटेक दिस एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सेइंग इनफ इज इनफ। अब आप जो अगर कोई रियलिटी है, जजमेंट पर क्रिटिसिज्म है, जरूर कीजिए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जजेस की जात को अगर जेन्युइनली कोई आपके पास ऑथेंटिक न्यूज है जरूर लेके आए, लेकिन बेसरोपा बातें मत कीजिए। अच्छा शहजाद शौकत साहब, वफाकी हुकूमत ने बाकायदा अदलिया के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए एक JIT बना दी है जिसमें DG साइबर क्राइम होंगे, FIA होगी, इसके अलावा ISI और पुलिस के नुमाइंदे भी होंगे, PTA के मेंबर भी होंगे। एक तो आप कैसे देख रहे हैं इस इकदाम को? दूसरा, क्या आप नहीं समझते कि बार एसोसिएशन के वकला की बॉडीज के भी इसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए थी? सर, हम तो कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं रखते हैं साइबर क्राइम्स को कैसे ट्रैक किया जाता है, तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। आप वफाक पाकिस्तान को ये काम आज से 3-4 साल पहले से कर लेना चाहिए था, ताकि ये जो एक प्लान हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन हमारी जजेस की होती रही है उसको रोका जाता है एट दी वेरी इंसेप्शन। अब भी मैं समझता हूं कि खुशाइंद इक़दाम है, और अगर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में हुई है तो आई शुड टेक क्रेडिट फॉर दैट। बात ये है कि ये जज कोई भी हो और वो कोई भी नजरिया रखता हो, वो हमारा एक ऑनरेबल जज है, उसको आइन ने और एक तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन किसी तौर पर भी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छा शहजाद शौकत साहब, आज इद्दत वाले केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है इमरान खान साहब पर, बुशरा बीवी पर। एक तो इस केस को आप कैसे देख रहे हैं, जो कि क्योंकि एक नाकिदीन जो ये कह रहे हैं कि जी ये मामलात इतने पर्सनल नहीं होने चाहिए कि घरों के मामलात को भी उसमें भी इमरान खान को चार्ज किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल प्लेन विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। सर, मैं विक्टिमाइजेशन वाली बात से हटके मैं समझता हूं कि ये यहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें सियासत को जातियात पर नहीं लेके जाना चाहिए। और मुझे नहीं पता ये कौन इसको प्रोसिक्यूट कर रहा है, कौन इसके पीछे है, लेकिन ये बहरहाल कोई एक खुश आइंद इक़दाम नहीं है। और जो उन्होंने शादी की मोहतरम इमरान खान साहब ने, और वो भी काबिल एहतराम है मेरे लिए, बुशरा बीबी भी, तो मेरा ख्याल है कि उस मामले में ना अदालतों को और ना ही पॉलिटिशियंस को इस मामले में पढ़ना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल टू एन इंडिविजुअल, और हमारा आइन जो है वो उनकी इंटेग्रिटी और इज्जत की हिफाजत की एक गारंटी देता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। नाज़रीन, आपने शहजाद शौकत साहब जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनकी तफसीली गुफ्तगू सुनी। ब्रेक के बाद आपको चौधरी शाफी हुसैन साहब का खुसूसी इंटरव्यू
उनके साथ होगा, जो कि काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं और चौधरी शुजात के वो बड़े साहबजादे भी हैं। काफ लीग और नून लीग के मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद एक गुफ्तगू में उनसे बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात का इनेकाद अब सिर्फ 22 रोज की दूरी पर है। इंतखाबी अमल से बतौर सियासी जमात बाहर होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दिए गए इंतखाबी निशानात पर मनफी रद्द अमल देखने में आया। अब उन्हीं निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को आज वाज़े तौर पर आगाह कर दिया है कि बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल शुरू हो चुका है और इस मौके पर किसी भी उम्मीदवार के इंतखाबी निशान में तब्दीली मुमकिन नहीं रही। अलबत्ता किसी फर्द वाहिद के मामले पर अगर इंतखाबी निशान की तब्दीली नागुज़ीर हो तो भी यह तब्दीली इलेक्शन कमीशन हुकाम की इजाजत से मशरूत होगी। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को 146 जबकि आजाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशान मुख्तस किए गए हैं। रावलपिंडी के सियासी मैदान से भी तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खबरें अच्छी नहीं है, जहां कौमी असम्बली के हल्का NA 55 और 56 से उम्मीदवार और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को 9 मई के मुकदमात में जमानत खारिज होने पर आज अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल्दो तहरीक इंसाफ यहां से अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर चुकी है और शेख रशीद के साथ इत्तेहाद ना करने का उन्होंने फैसला किया था। जाहिर है ये गिरफ्तारी भी उन वोटर्स के लिए मायूस कुन होगी जो कि अब वो शेख रशीद के साथ मुंसलिक थे, अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा JUI शेरानी ग्रुप ने भी PTI से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला भी तूल पकड़ चुका है और गुजरात से मिलने वाली इतलात के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान मामलात अभी तक तय नहीं पा सके और मुमकिना तौर पर इसी वजह से कुछ रोज पहले काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी सालेक हुसैन की जानिब से जो एक बयान जारी किया गया वो भी उसकी वजह हो सकती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नून लीग काफ लीग से किए गए अपने वादे पूरे नहीं कर रही। काफ लीग की जानिब से 2018 की तर्ज पर कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों का मुतालबा किया गया था, जिस पर नून लीग की जानिब से उन्हें सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों की हामी भरी गई। मुस्लिम लीग नून गुजरावाला डिवीजन के सदर आबिद रजा कोटला के मुताबिक पार्टी ने जिला गुजरात के लिए अब आजाद पैनल तश्कील दे दिया है, जो चंद रोज में सूबाई सदर राना सनाउल्लाह की हिदायत मिलते ही इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर देगा। अब परवेज इलाही और मुनस इलाही की पार्टी से अलहदगी के बाद काफ लीग क्या इतनी ताकतवर होगी जितनी 2018 में थी? शायद इसके असरात इंतखाबी नताइज पर भी होंगे। अब पंजाब की सियासत की ही आगे बात अगर आगे बढ़ाएं तो नून लीग भी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की क़यादत में इंतखाबी दंगल में भरपूर कुव्वत के साथ जो है वो उतर चुकी हैं। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के शेड्यूल में भी फिलहाल तब्दीली की गई है और वो अब 60 से ज्यादा जलसे करेंगे, जो इतलात आ रही हैं। आज भी मरियम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों का दौरा किया, उन्होंने वहां क्या बात की सुनिए। 5 साल में जब घुस बैठी है लाहौर में, घुस कर कब्जा कर लिया, तो देख लो वो खिदमत के निशान जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी वो आज भी वही है। तरक्की का पहिया आगे नहीं बढ़ा। ये मेट्रो बस ऑरेंज लाइन जिसको साकिब निसार 1.5 साल तक रोक कर बैठा रहा, इन घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कराची से उन्होंने इलेक्शन अब ना लड़ने का फैसला करते हुए NA 242 से वो दस्तबरदार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को कराची के इस हल्के से 4 रोज पहले ही इलेक्शन उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 8 फरवरी को माशी बहाली समेत तालीम, सेहत और नौजवानों को रोजगार की फराहमी का दिन करार दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में इंतखाबी मंशूर का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी जमात अवाम के लिए कई मंसूबे लेकर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेगी। अब नून लीग और काफ लीग में मामलात कहां तक पहुंच चुके हैं, इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल और चौधरी शुजात हुसैन के बड़े साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन साहब। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि पहले आपकी जानिब से, सालेक साहब की जानिब से खत लिखा गया, नून लीग से गिले शिकवे का इजहार किया गया। आप चाहते थे कि आपको कौमी असम्बली की भी ज्यादा नशिस्तें मिलें और सूबाई असम्बली की भी तकरीबन 8 मिले, लेकिन आपको सिर्फ 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों पर
उस खत से ये लग रहा था कि तरखा दिया गया। अब अगला लाएअमल काफ लीग का क्या होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इसके हवाले से मैं एक चीज़ बात क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे डे 1 से लेके अब तक नून लीग के साथ यही बात हुई थी कि 8 सीटें जो है एमपीए की पंजाब में, सीडीएस में और एमएनए के लिए 4 से 5 सीटें। तो ये हमारी साइड से, मुस्लिम लीग की साइड से तारिक बशीर चीमा साहब थे, मैं था, सारिक साहब थे, बाकी नून लीग का वफ़द था। वो काफ़ी 3-4 बार मीटिंग्स हुई, तो मुख्तलिफ हल्के भी डिस्कस किए गए पंजाब में। तो सीधी सी बात है कि एकदम से हमें पता लगा कि जी वहाँ जिन हल्कों की बात हुई थी वहाँ पर नून लीग की टिकट्स दे दी गई, तो काफ़ी प्रेशर आना शुरू हो गया सालिक साहब पे भी, मेरे पे भी। तो इन कैंडिडेट्स को जो है वो मैं इनके साथ लाहौर में मीटिंग्स करता रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो पिछले इलेक्शन में कुछ 600 वोटों से हारा हुआ था, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हमारे जो इधर जंग से, कसूर से। तो बेसिकली फिर सालिक साहब ने, शुरात साहब ने, तारिक बशीर चीमा साहब ने, मैंने और भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लीडरान हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ा जो है गलत है कि अगर सालिक साहब और मैं सीट एडजस्टमेंट करते हैं उधर इसमें गुजरात में और हमारे बाकी कैंडिडेट्स की एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो फिर हमने सोचा कि हमने तो अपने कैंडिडेट के साथ खड़ा होना है। ये बात नहीं है कि जो बात हुई है बाकी कैंडिडेट्स की वो पूरी नहीं हुई, हमारी पूरी कर दें सिर्फ। तो फिर हमने प्रेस रिलीज की कि हमें गुजरात में भी सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। तो हमने फिर प्रेस रिलीज में ये भी कहा अगर नून लीग ने मेरे और सालिक साहब के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना है तो बेशक करना है, इसलिए कि बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे जो बात हुई थी उससे उल्टो। तो ये सारी बात हुई। तो चोई साली साहब अब ये बताएगा कि इस प्रेस रिलीज के बाद क्या नून लीग की क़यादत का आपसे कोई राब्ता हुआ? क्योंकि चोई शुजात साहब का, शहबाज साहब का, नवाज साहब का अपना एक ताल्लुक है, तारिक बशीर चीमा साहब के शहबाज शरीफ साहब से देरीना ताल्लुकात हैं, वो उन्की कैबिनेट में सर्व कर चुके हैं। तो उसके बाद अच्छा राब्ता हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी बैठते हैं किसी दिन। और दूसरा ये है कि हमने एज ए पार्टी डिसाइड किया है कि शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट कोई भी हमारी पार्टी में बात नहीं करेगा, इसलिए कि एक टाइम गुजरा हुआ है। ठीक है, ये तो आप हम इस तरह के नहीं ठीक है, ठीक 18-19 महीने मिनिस्ट्री एंजॉय करें और 1 महीने बाद उसके खिलाफ हो जाए, हमारी ये रवायत नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो मगर हमारे जितने कैंडिडेट्स हमने खड़े किए हैं, एक और चीज बताना चाहूंगा जी, हमारे जितने कैंडिडेट्स हमने खड़े किए हैं जंग से, कसूर से, भावलपुर से, भावलनगर से, इवन लाहौर से भी, तो वो ऑब्वियसली खड़े हुए हैं नून लीग के अगेंस्ट वहाँ पर, इसलिए कि नून लीग की टिकटें वहाँ दी गई हैं। तो वो जो उनका वहाँ पर उम्मीदवार है अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट वो बोल सकते हैं, मगर हमने डिसाइड किया कि हमने जो है कोई ऐसी बात हम जो नून लीग के लीडरान है उनके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये हमने अपनी पॉलिसी किया। तो चोई साहब ये बताएगा कि अब अगर नून लीग की आला क़यादत ने आपसे राब्ता किया है कि बैठेंगे, तो कब बैठेंगे? क्योंकि अब तो इट्स टू लेट नाउ। अब तो आपके कैंडिडेट्स को जी, ये तो सवाल आपको उनसे करना चाहिए। अब तो ये जो टिकट सीरीज पर तो बैठने का टाइम निकल गया। तो सर फिर आपका असल सवाल तो फिर आपसे ये भी बनता है ना कि अब आपने फैसला क्या किया है कि जो सीट एडजस्टमेंट थी वो खत्म हो चुकी है, आपने अलग लड़ना है, आपके बाकी साथियों के साथ आपने खड़े होने का फैसला किया है, उन्होंने अलग लड़ना है, आपने उनके खिलाफ बात नहीं करनी? नहीं, जो कैंडिडेट खड़ा होगा नून के खिलाफ, उसके खिलाफ तो सारी बात हम करेंगे, मगर जो उसके लीडर आने उनके खिलाफ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये बात तो तय है ना चोई साहब कि अब काफ लीग और नून लीग के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट तय पाई थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स नॉट देयर एनीमोर। जी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स नॉट देयर नाउ, इट्स ओपन फील्ड नाउ। ये चोई साहब बड़ी है वैसे ये शेयर और ठीक है। अच्छा, और आपके सारे उम्मीदवार जो हैं वो काफ लीग का जो इंतखाबी निशान है साइकिल, उसी पर लड़ेंगे? बिल्कुल ट्रैक्टर से खड़े हो रहे हैं, उसमें सारे ट्रैक्टर से खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर से खड़े हो रहे हैं।
जी, उसमें कुछ 14-15 से ज्यादा है और हमारा टारगेट है 8 से 12 सीटों का पंजाब में। ठीक है, तो अगर आपकी चोई साहब एपी के भी खड़े किए हम। ठीक है, अगर आपकी अब नून लीग से एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है तो क्या आप बाकी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है? फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी है या लोकल सतह पे जो भी सीट एडजस्टमेंट की डेट तो चली गई है ना, तो अब तो मतलब कि फाइनल हो गया है किसने किसके नहीं पड़ा ना। फिर आगे जो हुकूमत बननी है उसमें देखेंगे, इसलिए कि पंजाब में मेजोरिटी तो कोई भी नहीं लेके जाएगा और बड़ा डिपेंड करेगा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एंड में कहाँ जाएंगे। आप खुद हार्ट ब्रोकन नहीं है आपकी पार्टी के? जी हमने उनका साथ दिया, चौधरी शुजात साहब क्या नाराज नहीं है कि हमारे साथ अच्छा नहीं है? हार्ट ब्रोकन का टाइम नहीं है, अब इलेक्शन में 25-30 दिन रह गए हैं, हम कैंपेन कर रहे हैं दिन रात। और आपको जैसे पता है गुजरात में मैं 2004 से कैंपेन कर रहा हूँ, अभी भी तकरीबन महीना हो गया और इलेक्शन तक मैं गुजरात ही हूँ, तो हार्ट ब्रोकन का भी टाइम ही नहीं है फिलहाल। तो हम सारे कैंडिडेट हमारे दिन रात लगे हुए जैसे कर रहे हैं मीटिंग। ठीक है, चोई साहब मुझे ये भी बताएगा कि गुजरात में ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब का भी अपना एक वोट बैंक तो है, चोई शुजात साहब का अपना भी है और वो पहले इकट्ठा एक फैमिली वोट बैंक होता था। तो आप और जो सालिक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या वो उनके वोटर्स जो हैं वो भी आपकी तरफ आएंगे, आपकी हिमायत करेंगे? देखिए, जहाँ बात है ना गुजरात की, यहाँ पर हर किस्म के वोटर है। यहाँ पर ये भी वोटर है जिनको 10 साल नहीं पूछा गया। यहाँ पर जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब के, ज़हूर अली साहब के पुराने वोटर हैं जो जहाँ जाता हूँ वो मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि जी कोई साहब आप 2004 में हमारी तरफ आए थे, कोई कहते हैं 2006 में आए थे। तो ऐसी चीज़ नहीं, हमने इधर जो है कम अरसे में काफ़ी वर्किंग की है और यहाँ पर जो है नजायज़ कब्जा ग्रुपों के खिलाफ ऐसे ही यहाँ पर लोग हैं। और जहाँ बात कर रहे हैं ना 2 सीटें, खाली 2 सीटें नहीं हमारे गुजरात में, वजाहत हुसैन साहब का जो बेटा है वो भी खड़ा हुआ है, उसके नीचे 2 MP हैं और नईम रजा कोटला भी वहाँ से खड़ा हुआ है। और हाँ जी, तो ये सिर्फ 2 सीटों की बात नहीं है, हमने टिकट जो इश्यू की हैं गुजरात में वो 6 से 7 है। अच्छा, वो 6 से 7 है और बाकी, लेकिन आपने तो बड़ा क्लियर कट बता दिया कि आपके जो उम्मीदवार हैं पंजाब में वो भी उनको टिकट्स भी जारी कर दिए गए हैं और इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो टूट चुका है मुस्लिम लीग नून के साथ। जी हमने अपने उम्मीदवारों को बिल्कुल टिकट जारी कर दिए हैं और जो हमारे उम्मीदवार हैं पंजाब में वो ट्रैक्टर के स्थान पकड़े हुए हैं। ठीक, चलें, चौधरी शाफे हुसैन साहब की सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट है पंजाब की पॉलिटिक्स में कि काफ लीग का जो सीट एडजस्टमेंट थी, काफ लीग अब बाकायदा ऐलान कर चुकी है। आपने चौधरी शाफे हुसैन साहब को सुना कि अब हमारी सीट एडजस्टमेंट जो है वो बरकरार नहीं रही नून लीग के साथ। तो वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कोशिश करेंगे कि नून लीग का रद्द-ए-अमल इस बड़ी अहम और बड़ी डेवलपमेंट पे आपके सामने लेके आए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त के बाद मजीद इंतशार का शिकार होती नजर आ रही है। पार्टी में मरकजी क़यादत का फुकदान है, जबकि धड़ेबंदी और ग्रुपिंग भी उरूज पर है। 2017 में पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले शेर अफजल मरवत खुलकर मरकजी क़यादत के सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में उन्होंने सदर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया और सदर आरिफ अलवी के बेटे को पार्टी टिकट जारी करने की शदीद मुखालफत की। शेर अफजल मरवत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI रऊफ हसन के दरमियान भी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज एक TV प्रोग्राम में रऊफ हसन ने शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकातों के बयान पर न सिर्फ तशवीश का इजहार किया, बल्कि उन्होंने यहां तक दावा किया कि वो इमरान खान से मिलते ही नहीं है। शेर अफजल मरवत के हवाले से PTI के सीनियर रहनुमा और कानूनदान हामिद खान भी रऊफ हसन के हामी निकले। उन्होंने रऊफ हसन की बात की हिमायत की। उनके बकौल पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पार्टी में ऐसी हरकतें करने के लिए भिजवाया जाता है। बिल्कुल एंडोर्स करूंगा, बिल्कुल सही है, कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं। 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी और भेजा जाता है और वो आपका पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफात। अब 2 अहम रहनुमाओं के ऐसे बयानात के बाद शेर अफजल मरवत ने सिंध में इंतखाबी मुहिम खत्म करने का ऐलान करते हुए कन्वेंशन और कॉरन मीटिंग्स मनसूख कर दी। उन्होंने ट्वीट में खुलकर
रऊफ हसन को तनकीद का निशाना बताते हुए उन्हें साजिशी करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रऊफ हसन ने इमरान खान मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाए, पीटीआई और JUI शिरानी ग्रुप अलायंस खत्म करवाया। ये एक साजिशी है। मेरी खान के साथ 13 जनवरी की मुलाकात से इख्तिलाफ किया। ये मुलाकात खान की अहलिया, उनकी बहनों इजाज भुट्टर और नईम हैदर एडवोकेट समेत निस्फ दर्जन वकला की मौजूदगी में हुई थी। इस पुराने शैतान ने सिंध की कामयाब कमजोर करने के लिए यह मुहिम शुरू की है। अब PTI के रहनुमा और NA-117 से उम्मीदवार इजाज भुट्टर ने शेर अफजल मरवत की 13 जनवरी को बानी PTI से मुलाकात की तस्दीक भी कर दी है। अब शेर अफजल मरवत पर पार्टी रहनुमाओं की तनकीद अपनी जगह, लेकिन बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को जज्बाती करार दिया। अडियाला जेल में मीडिया से जो गुफ्तगू हुई उसके अहवाल के मुताबिक शेर अफजल मरवत फ्रंट फुट पर खेलता है। कराची से राहुल जाना होता है, कोर्टा पहुंच जाता है, कुछ बयानात उसके ऐसे होते हैं, फिर पार्टी को वजाहत देनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन के बाकाट के मामलों पर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात में तजाद पाया जाता है। बैरिस्टर गोवर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐलान किया था कि हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। लेकिन सीनियर रहनुमा और इमरान खान के वकील अजहर सदीक एडवोकेट के मुताबिक इलेक्शन मुलतवी करने का उन्होंने मुतालबा किया। उनके बकौल PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा होंगे, बल्ला वापस मिलेगा, फिर इलेक्शन मुनकिद किए जाएं। मौजूदा पार्टी रहनुमाओं के साथ साबिक अराकीन ने भी कुछ बातों की वजाहतें अब शुरू कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के बयान पर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने रद्द-ए-अमल दे दिया। उनके बकौल शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात उनकी ख्वाहिश पर हुई थी। शाह महमूद कुरैशी से कभी PTI छोड़ने की बात नहीं की। शाह महमूद अपना ग्रुप बनाना चाहते थे पार्टी से अलग, जिस पर उनके साथ देने से माजरत की। आपको याद दिलाते चलें कि शाह महमूद कुरैशी ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा था कि 9 मई के बाद PTI छोड़ने वालों ने अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की थी। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, आमिर कियानी और महमूद मौलवी अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आए और उनसे कहा कि पार्टी छोड़ दें, हम इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, जिसकी आज इमरान इस्माइल ने अब वजाहत दी। जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात मजीद वाजे होते जा रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक इलेक्शन में जहां तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बैठ ना होने का नुकसान होगा, वहीं पार्टी के अंदर जो टॉप टियर लीडरशिप है उनके इख्तिलाफात और पब्लिक इख्तिलाफात जो हैं वो मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। माजिद निजामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्योरली बात करनी है, जो ये तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो लीडरशिप आ चुकी है, शेर अफजल मरवत साहब हैं, रऊफ हसन साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, फिर हामिद खान साहब हैं और अली जफर साहब हैं। ये जो फुटबॉल मैच चला 2 दिन शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन के दरमियान, उससे पहले शेर अफजल मरवत और अली गौर के दरमियान चला और एक दूसरे को कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हो रही, आपकी मुलाकात नहीं हो रही। तो एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इनमें से किसी की मुलाकात हो रही है या सबकी हो रही है, और ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी है कि ये सब कंफ्यूजन बरकरार रखी जाए। आपका क्या ख्याल है, ये हो रहा क्या है? जी बहुत शुक्रिया। मेरी राय में अगर इमरान खान तहरीक इंसाफ में मामलात कंट्रोल करने के लिए मुयस्सर ना हो तो इसे हम भानमती का कुंभा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं जो अपनी अपनी लॉबिंग अपने अपने ग्रुप्स के लिए काम करते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात कोई नई चीज नहीं है। 2011 का जब पहला जलसा बड़ा हुआ, उसके बाद सबसे पहले इख्तलाफात मियां महमूद रशीद और अलीम खान में सामने आए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी की चपकेरस चलती रही। उसके बाद जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात सामने आए। तो इसलिए पार्टी के अंदर ये पूरी एक तारीख मौजूद है और इमरान खान जब ना हो या वो इस मामले पर गिरफ्त ना करें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। अब चूंकि वो जेल में है और पार्टी मुश्किल में है, तो इसलिए यहाँ पर जिस रहनुमा का जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पार्टी चेयरमैन तक बहुत कम लोगों की बराह रास्त रसाई है। तो ये वो एक पॉइंट है जिसकी वजह से पार्टी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। जहां तक इस रिसेंट लड़ाई का मसला है, तो इस पूरे मंजरनामे के अंदर जब हम देखते हैं तो पिछले 2 साल के अंदर पार्टी के अंदर जारहाना बयानियां रखने वाले प्रोग्रेसिव लोग जो अग्रेशन के साथ बात करते हैं, उन्हें बड़ी कबूलियत मिल रही है, बड़ी मकबूलियत मिल रही है। इमरान खान साहब हो, पार्टी के कारकुनान हो
वो सब उन्हीं को चाहते हैं और उन्हीं को पसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। तो ये जो रिसेंट मसला है जिसमें ये रऊफ हसन और शेर अफजल मरवत का मामला है, तो पार्टी की मेजॉरिटी शेर अफजल मरवत के साथ इसलिए है कि उनका लहजा जारहाना है, वो अग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो उकाब और फाख्ताओं की लड़ाई थी जिसकी वजह से 9 मई का वाकया पेश आया, उसमें अभी पार्टी उकाबों के साथ है और फाख्ताओं को अभी स्पेस नहीं मिल रही। तो इसलिए जो लोग मामले को ठंडा करना चाहते हैं या दानिशमंदी के जरिए उस मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं, उन्हें पार्टी के अंदर स्पेस नहीं मिल रही और जो दूसरा तबका है, जो दूसरा मकतबा फिक्र है, वो मकबूलियत के उरूज पर है। ठीक, निजामी साहब, इससे पहले उकाबों का हशर भी हम देख चुके हैं और देखा कि कोशिश हुई कि फख्ताओं को आगे लाया जाए, लेकिन ये जो अभी उकाबों की आप बात कर रहे हैं, ये तो नए उकाब आए हैं, ये तो कहाँ से उड़ के आए हैं। तो एक सवाल पीटीआई के अंदर भी उठ रहा है कि यार ये कल को जिस तरह से आए हैं उस तरह से चले ना जाए। और आपने हामिद खान साहब को सुना कि कुछ लोगों को इस तरह से पार्टियों में भिजवाया भी जाता है, तो एक सवालिया निशान भी तरीके इंसाफ के अंदर तो मौजूद है, चाहे वो शेर अफजल मरवत साहब हों या पीपल्स पार्टी से आने वाले अली गौहर साहब हों, इस तरह से वो ऊपर आए। खुद रऊफ हसन साहब भी, मेरा ख्याल है उनका भी ज्यादा अरसा जो है वो इस पोजीशन में नहीं हुआ, उनको भी बाद में प्रमोट किया, अपनी हुकूमत के बाद इस ओहदे पर वो लेके आए इमरान खान साहब जब सारे लोग चले गए थे। जी, इसमें बुनियादी इशू है इमरान खान की तर्ज फिक्र का। उनकी बातों से, उनके अमल से, उनके जेल से आने वाले पैगामात से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी मुफाहिमत के मूड में हैं। तो इसलिए पार्टी कारकुनान भी जारहाना अंदाज को पसंद करते हैं और वो उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के बाद, इतने नताइज का सामना करने के बाद भी किसी तरीके से किसी मुफाहिमाना तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस वक्त उनका जो बयानिया है वो जारहियत की बुनियाद पे है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान हो या उनके नीचे वाली ये जो लीडरशिप है ये हो। ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर लोग आते हैं और जाते हैं, और तहरीक इंसाफ में तो ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं, दर्जनों से भी ज्यादा मिसालें हैं कि जिसमें हमने देखा कि लोग आए, उन्होंने अपना काम किया और वो चले गए। सो मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ें इमरान खान से नीचे आ रही हैं। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान ना चाहें और कोई शख्स इस मुश्किल दौर में, इस पुरखतर माहौल के अंदर ऐसी बातें कर रहा हो। सो डेफिनेटली उनको ये बातें पसंद आ रही हैं, तभी ये ऊपर से लेके नीचे तक एक मामला चल रहा है। मजीद निजामी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजीन चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, वो खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त भी कैंपेन पे हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें टाइम देने का। सर, एक तो बिलावल साहब ने मंशूर का ऐलान किया, उस पर भी आएंगे, लेकिन पीटीआई जो है वो मुसलसल एक बयानिया मजामती अब बना रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, उनसे बल्ला छीन कर उन्हें बकरी, बैंगन और अंडा दे दिया गया है। ये अगर पहले भी पाकिस्तान में इस तरह से हुआ तो वो गलत था, चाहे वो 18 में हुआ। तो अब ये जो इंप्रेशन बन रहा है, इसमें कायरा साहब आप तो चूंकि फील्ड में हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है? क्योंकि अगर नून लीग के लिए सब कुछ हो रहा है तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी भी वही फेस कर रही है जो तहरीक इंसाफ फेस कर रही है। देखिए आदल, जब से मियां साहब का लंदन से वापसी का सफर शुरू हुआ जी, तो मुल्क के अंदर बिलमूम मीडिया के आप सब दोस्तों ने भी, बाकी लिखारियों ने भी, सियासी जमातों ने भी, मेरी जमात समेत सबने ये एक नुक्ता नजर उठाया कि मियां साहब को लाडले का रोल दिया गया है और उनको इस वक्त स्पेशल फैसिलिटेशन हो रही है। ये बात तो खुलेआम है और मेरी जमात ने बड़ी वाज़ेह तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया, मेरी क़यादत ने किया, हम सब ने किया। और
और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सब जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे। अब भी अगर ऐसा ही रहेगा तो ये एक ट्रबलसम इशू है। लेकिन मसला ये भी है कि बल्ले का निशान छिन जाना, ये तो तहरीक इंसाफ का अपने हाथों और अपनी मेहनत से कमाया हुआ फल है। उन्हें जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया और उन्होंने उस पर नोटिस पे कान नहीं धरे, उनका पहले भी रिकॉर्ड ये है कि जब उन्होंने अपने इंटरनल इलेक्शन कराए तो उन इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया। बाद में उन्होंने एक कागजी कार्रवाई के तौर पे इलेक्शन कमीशन को जमा कराए वो रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज उठा के उनको कहा कि इसको करेक्ट कर ले, मौका दिया। जब उन्होंने नहीं किया और एक कानून की मौजूदगी में अदालत क्या कर सकती थी, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता था, नहीं कर, वही हुआ। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके एक अपील हुई है, और वो अपील क्यों हुई है कि पीटीआई पहले लाहौर हाई कोर्ट जाती है, वहां पेंडेंसी की सूरत में पेशावर हाई कोर्ट आती है, पेशावर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच उनके खिलाफ फैसला देता है, वो जाके डबल बेंच के साथ अपील करते हैं, उस अपील में उनके हक में फैसला आता है, और फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां एक अदालती प्रोसेस है और वो लॉ के तहत फैसला हुआ। अब इस फैसले से जो लड़ाई का अमल है वो और बड़ा, पीटीआई ने तो खुद अपने लिए खड्डे खोदे हैं, उन्होंने पूरे निजाम को इस वक्त हाईजैक करके रख दिया है, तातुल का शिकार करा। अच्छा कायरे साहब, इसमें एक सवाल है। देखिए 62-63 जो है बड़े अरसे तक सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, बार बार हुआ, मुख्तलिफ अदवार में हुआ। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अब एक ये और रास्ता खुल गया जिससे पूरी की पूरी पार्टी जो है उसको अब बाहर उठा के इंतखाबात से बाहर फेंका जा सकता है। क्या ये आपका कंसर्न है कि आज अगर, ठीक है तहरीक इंसाफ का मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, इंतहाई कमजोर केस था और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, उससे पहले ही बनना छिन जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये जो कंसर्न है इसमें वजन है कि ये कल को बाकी जमातों के साथ भी इस तरह हो सकता है? देखिए बहुत सारे फैसले और बहुत सारे कानून बनाए गए तो किसी अच्छी नीयत से, लेकिन अमलन जब उनका इस्तेमाल हुआ तो फिर बाद में कोर्स के तौर पे भी हुआ। दहशतगर्दी के कानून जो थे वो बनाए तो गए थे दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए, लेकिन फिर वो सियासी कारकुनों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए। ये इस मुल्क की तारीख है और ये अप्रीहेंशन गलत नहीं है, लेकिन अब सियासतदानों को चाहिए और हमें देखना चाहिए कि अगर उस कानून के अंदर सुकम है तो, या फैसले के अंदर कोई सुकम है, या किसी कानून का सहारा लेके ये फैसला आया है, तो उस सुकम को दूर किया जाए ताकि ये किसी जमात के खिलाफ भी ये जो इंतकामी कार्रवाई के तौर पे इस्तेमाल ना हो सके। ये तो अब हमारे जिम्मे है। अच्छा, और कारे साहब आपके मंशूर की तरफ आते हैं। ये 30 लाख घर बनाकर मालिकाना हुकूक पर देना, 300 यूनिट फ्री बिजली महीने की, अच्छी बात है और इस वक्त आवाम को इन चीजों की जरूरत है, लेकिन इस वक्त मुल्क ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, इसके लिए पैसे कहां से आएंगे कारा साहब? असल एक थोड़ी सी मैं आपको मिनट 1.5 मिनट में एक माजी की थोड़ी दास्तान सुना दूं। जी। ये जो हमने बातें की है ना, इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमने नहीं की हुई। मसलन हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, एक मुश्किल फैसला है, लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग इस वक्त ये इस पोजीशन में हैं बेचारे कि वो बिजली का बिल, गैस का बिल, अपने यूटिलिटी बिल्स के साथ साथ अपने किचन का बिल चला सके? तो लोगों को रिलीफ देने का एक जरिया ये भी है। अब इसमें कितने पैसे लगेंगे? इस पे पैसे लगेंगे, कोई कहता है 30 अरब, कोई कहता है 40 अरब, कोई कहता है 50 अरब, मुझे नहीं पता, फर्ज करे 50 अरब। तो मैं आपको याद कराऊं कि एक तो बिलावल साहब ने जितने ये रिलीफ का जिक्र किया है उसकी टोटल रकम को तकरीबन 300 अरब है, और उन्होंने 300 अरब कहां से सेविंग करनी है ये भी बताया है। लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है सर। मेरा सवाल ये है कि जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ 2008 में, आई वॉज द फाउंडिंग चेयरमैन, मैंने शुरू किया था, उस वक्त 35 अरब रुपए से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया। उस वक्त भी यही सवाल था कि ये पैसा कहां से आएगा, पैसे तो है नहीं। फिर तारीख ने साबित किया ना कि हमारे दौर में वो 35 से 70 हुआ, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में वो 200 से क्रॉस किया, फिर इमरान खान साहब के दौर में 250 अरब सालाना से क्रॉस किया। उसके लिए पैसे आ रहे हैं ना।
जहाँ बिल होती है आप वो बिल पूरी कर सकते हैं। ठीक, हमने तो बताया है ना कि 300 अरब बचाना कहाँ से। ठीक है। अच्छा कारा साहब, आखिर में, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक और बात और बात जी, अगर हमने कहा है कि हमने तनख्वाहें डबल करनी है, इसमें बड़े चर्चे हैं। हमने कोई नई बात नहीं की है। हमने 2008 से 2013 में 115% तनख्वाहें बढ़ाई थी। ठीक है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक है कारा साहब, आखिर आदल एक आखिरी बात। जी जी जी, हमने अगर कहा है कि हम 30 लाख घर बना के देंगे, तो हम सैलाब ज़दगान सिंध के मुतासरीन को 20 लाख घर बना के देने का मंसूबा शुरू कर चुके हैं। ठीक है कारा साहब, ठीक है। अच्छा कारा साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, लेकिन इस पर आपका जवाब आना जरूरी है। आपका ताल्लुक तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी से है और शुरू से है, लेकिन आप रियलिस्टिक बात भी करते हैं। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, पंजाब में आप कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए आदल, हम पंजाब में कंपैरेटिवली बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब मैं नंबरिंग तो नहीं बता सकता आपको, मैं ये तो गलत बात होगी, लेकिन माजी से बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। यू विल सी इट। हमारे चेयरमैन ने जो लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, ऐसे हवा में तो नहीं किया जी। हम समझते हैं कि हमने मंशूर दिया है, काबिल अमल है, उस पर सवाल उठाना आपका हक है। लेकिन बाकी जमातों ने तो मंशूर देने की भी तकलीफ नहीं की। वो तो इस मैदान में है ही नहीं। ठीक, ना वो कैंपेन कर रहे हैं, ना वो मंशूर दे रहे हैं। तो हम जरा देखें तो सही वो क्या कर रहे हैं, चले किस आसरे में। कमर जमान कायरा साहब, आपसे गुफ्तगू होती, इलेक्शन में 22-23 दिन रह गए हैं, लेकिन आपसे राब्ते भी रहेंगे, गुफ्तगू भी होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए।